नमस्कार। कल मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से बॉर्डर एंड बाउंड्री फोर्स में सलाहकार की हैसियत से जब बॉर्डर में थोड़ी थोड़ी घटनाएं हो रही थी तो हम लोगों को ये कहा गया कि आप लोग भी जो बॉर्डर सर्बियन बॉर्डर्स खासकर वहाँ पर जाकर जो पोस्ट्स हैं उनको देख लें, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उनको देख लें, छोटी मोटी जो घटनाएं हुई हैं उनको रिव्यू कर लें और फिर उसके बाद ये देखें कि इसको कैसे रोका जाएगा। हमें सिर्फ सिचुएशन को एसेस करने के लिए कहा गया। बाकी तमाम यूनिट्स जो यूनाइटेड नेशंस मिशन की थी, जैसे इंटेलिजेंस की यूनिट थी और K4 की बड़ी टुकड़ी थी टैंक के साथ, ये सब पहले से ही वहाँ लगे हुए थे। वहाँ जाने के बाद हमारे किसी मित्र ने, बांग्लादेशी मित्र अब्दुल्ला साहब थे हमारे साथ, तो उन्होंने जिप्सियों का जिक्र किया। फिर मैं जिप्सियों के यहाँ गया, उस कॉलोनी में उनकी दुर्दशा देखी, आपसे बताया भी। उसके बाद में कई बार वहाँ पे कोल माइंस हैं, बहुत बहुत बड़ी कोल माइंस हैं। कोल माइंस में लेबर्स को लेबर से जो काम लिया जाता है उनकी भी एक अलग से रीसेटलमेंट कॉलोनी बनी हुई है, जिसमें थोड़े से पक्के कंस्ट्रक्शन हैं, बाकी सब वही पॉलीथीन के छोटे छोटे झोंपड़ी छोटी छोटी बना के उसी में ये लेबर रहते हैं और उनके बच्चे और परिवार रहते हैं। सबसे कॉमन बात कि ये वहाँ पर इनके घोड़े, इनके खच्चर, ये भी इनके साथ बंधे रहते हैं और यही उनकी पहचान है बाल्कन्स में कि जहाँ घोड़े और खच्चर बंधे हों वहाँ जिप्सी रहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि 91 के सेंसस में करीब 40 से 50 हज़ार जिप्सी फॉर्मर यूगोस्लाविया में, जिसमें कोसोवो उसका पार्ट था, और सर्बिया जो वर्तमान में है उसमें 40 से 50 हज़ार की रिहाइश थी उनकी, इतनी उनकी आबादी थी। बड़ी संख्या में उसमें से वो कोसोवो में रहा करते थे, क्योंकि कोसोवो में कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम उस समय चल रहे थे। जैसे कोसोवो का पावर हाउस बन रहा था, ओपन कोल फील्ड्स में कोयले की बहुत कोयला निकाला जाना, उसकी ढुलाई अलग अलग जगहों पे भेजा जाना, ये भी कार्य चल रहा था। और ख़ासकर पावर प्लांट्स जहाँ पे हैं उनको कोयले की सप्लाई होनी, उसमें भी जो लेबर इस्तेमाल किया जा रहा था वो जिप्सीज़ का था। वहीं हमको ये पता लगा कि किस तरह से ये सर्बियंस और अल्बेनियंस के बीच में पीछे जा रहे हैं और इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी अब नहीं बची है, लेकिन उनके नाम से, उनकी भावभंगिमा से 2 बार 3 बार इनके पास जाने से उनमें कुछ आत्मीयता के भी भाव आने लगे। वो हमेशा भारतीयों को या भारतीयों जैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को अपना मानते थे। शायद यही वजह है कि उनको कहीं वहाँ पर कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। रिसर्च के मुताबिक भी उनकी सिंगल पॉइंट ओरिजिन प्राप्त हुई। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो VHU के VC रहे प्रोफेसर लालजी सिंह, वो भी उस टीम में थे जिसमें DNA एनालिसिस हो रही थी जिप्सीज़ की, यूरोप के तमाम अलग अलग पार्ट से सैंपल लेके, और भारतीय सैंपल जो उनके पास हैं उनसे DNA मैचिंग के आधार पर ये बताया गया था। हालांकि इतिहासकारों में इसमें बड़ा मतभेद है कि सिकंदर के साथ उनके यहाँ तक आने और बीच रास्ते में सिकंदर महान के मर जाने के कारण ये खाना बदोशों की ज़िंदगी आज तक जी रहे हैं, ऐसा बताया गया। हालांकि इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। फिर भी इनकी जो समस्याएं हैं इनका निराकरण होना चाहिए, किसी भी देश में हो। हमारे भी देश में अगर स्लम्स हैं तो स्लम्स की कुछ तरक्की के लिए या स्लम्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ किया जाता है। अब तो कोसोवो के आज़ाद हुए बहुत समय हो गया और मैं उसके बाद से कभी उनके कांटेक्ट में नहीं रहा कि जिप्सीज़ की हालत में कोई सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने कल कौतूहलवश उस पर नेट पर सर्च करने की कोशिश की थी, तो उसमें 2018 की एक रिपोर्ट में
ये दिया हुआ है कि जिप्सीज़ की हालत आज भी खराब, बहुत ही बुरी है और पहले से और ख़राब हो गई है। अब उनकी महिलाओं, लड़कियों का शारीरिक शोषण बहुत बड़े पैमाने पर उस इलाके में किया जाता है। दूसरा ये है कि वो संगीत प्रेमी हैं। आप कितने भी गरीब, कितने भी बुरी दौर में, बुरे हाल में रहने वाली किसी कॉलोनी के जिप्सी के जाइए, आपको गिटार छोटा बड़ा और सस्ता महंगा हर तरह का गिटार लगभग हर घर में मिलेगा। वो मैंने बताया था कि जो बड़े म्यूज़िकल ग्रुप्स पहले बालकंस में रहे हैं वो सब जिप्सीज़ के हैं। जिप्सीज़ को नाचने गाने वाली प्रजाति वहाँ माना जाता है, लेकिन फिर भी चूँकि उनका मूल अलग है, वो दिखने में, बोलने में, बातचीत करने में और अपने संस्कारों में, अपनी संस्कृति में वो बिल्कुल अलग हैं। वो उन दोनों में नहीं हैं, ना अल्बेनियंस में है ना सर्बियंस में है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो कोसोवो में इनकी आबादी है, करीब 10,000 के आसपास अभी भी वहाँ हैं। इनकी क्या स्थिति है? जो लोग भी इतिहास में इंटरेस्ट रखते हों, जिन्हें भी इतिहास का ज्ञान हो, बराबर लोग आप कमेंट में कुछ न कुछ इसके बारे में लिखते हैं। अगर खोजी प्रवृत्ति के हैं तो इनके बारे में अवश्य जानकारी करें कि आखिर अब इनकी स्थिति कैसी है या इसकी सुधार के लिए कौन जिम्मेदार है। जैसे ही ये देश आज़ाद हुआ, कोसोवो सबसे पहले मान्यता देने वालों में, जैसे ही उस दिन इनके पार्लियामेंट ने, कोसोवो पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया कि हम आज आज़ाद हो गए, जश्न जैसे शुरू हुआ वैसे ही अमेरिका ने इसको मान्यता दे दी। अमेरिकन से मान्यता दी, पाकिस्तानी ने मान्यता दी, तमाम और देशों ने मान्यता दी और बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या 193 यूएन मेंबर्स में 112 देशों ने कोसोवो को मान्यता दे दी। भारत ने मान्यता नहीं दी और मेरी जानकारी के हिसाब से आज तक भारत ने कोसोवो को मान्यता नहीं दी है। हालांकि जिन 112 देशों ने उस समय तत्काल महीने 2 महीने के भीतर अपने यहाँ जो उनके सर्वोच्च राजनीतिक सदन हुआ करते होंगे वहाँ से प्रस्ताव पास करके कोसोवो को राष्ट्र की मान्यता दे दी थी, उनमें से 15 देशों ने अपनी पहले दी गई मान्यता को वापस भी ले लिया। ये तमाम चेंजिंग इक्वेशंस, बदलते हुए समीकरणों में वो ऐसा किया गया होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। हम लोग जहाँ काम कर रहे थे बॉर्डर एंड बाउंड्री पुलिस में, वहाँ जो लोग थे, हमारा मकान मालिक, हमारे पड़ोसी, अब हम 8 घंटे काम करने के बाद खाली होते थे। कभी नीचे कॉफ़ी हाउस में जाके बैठना, कभी अगल बगल लोगों से जानकारी करने की कोशिश करना कि क्या उनकी संस्कृति है, क्या उनकी परेशानियां हैं। धीरे धीरे सभी कन्वर्सेंट हो गए थे, धीरे धीरे वो मित्रवत व्यवहार करने लगे थे, वो भी और उनके परिवार भी। लेकिन 1 महीने के बाद शायद ये लोग इंतज़ार करते रहे कि भारत भी हमारी स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज़ करेगा। हम जहाँ निकलते थे वर्दी पहन के इंडिया लिखा होता था, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी लोगों ने पूछना शुरू किया। सबसे पहले हमारी जो लैंग्वेज असिस्टेंट मैंने आपको बताया था, कोसोवो की नागरिक 2 लोग थे, एक तो फिजलू था और दूसरी जो कोसोवो लुलियता एक महिला थी। वहाँ पर जे को ये कहते हैं, जैसे मुझे कोई राजेश नहीं कहता था, वहाँ मुझे रायेश कहते थे। जे को य में प्रोनाउंशिएट करते हैं। उसी तरह वैसे तो अगर हम नाम पढ़ेंगे तो लुलजेता उसको कहेंगे, बट वहाँ प्रोनाउंसिएशन में उसको लुलियता थी। एक दिन ये दोनों दोपहर में चाय के समय, जब चाय बनी थी, सब लोग चाय पी रहे थे, तो इन्होंने कहा कि भाई आप का देश क्यों हमको मान्यता नहीं दे रहा है। मैंने कहा भाई ये हमारे स्तर की बात नहीं है, ना हम लोग ये डिसाइड करते हैं, और ये तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें डिसाइड करती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारे यहाँ अलग डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ फॉरेन डिपार्टमेंट है। वो जो इंटरनेशनल सिचुएशन होगी उसके हिसाब से ये वो लोग बता सकते हैं कि वो क्यों इन्होंने मान्यता नहीं दी। लेकिन वो वहाँ जिरह करते रहे, बहस करते रहे कि आखिर भारत से हमारा क्या लेना देना है। हम सर्बिया से अलग हुए हैं, हम युगोस्लाविया की ने कितना हमें पीड़ित किया है। वहाँ पर जेनेटिक क्लिनसिंग की बात कर रहा था, वो कर रहे थे युगोस्लाविया के लोग
कि साहब हमारी जीन्स को ये ख़राब कर रहे हैं जो हमारे जीन्स के नहीं हैं, यानी जो सर्ब्स नहीं हैं हम उनका विनाश करेंगे। ऐसी बात वो लोग बताते थे कि जो यूगोस्लावियन एडमिनिस्ट्रेटर उस समय हुआ करते थे वो इस तरह की बात करके उकसाया करते थे कि इनको मार दिया जाए, इन्हें यहाँ रहने न दिया जाए। तो इसमें हमारा क्या दोष है? हम बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुए। फिर वो हिस्ट्री पढ़ के बताते भी थे कि भाई आप भी तो आज़ाद हुए थे, ब्रिटिश एम्पायर 200 साल 250 साल आपने गुलामी की और आज़ाद हुए, तो आप हमारी पीड़ा समझ सकते हैं। आप क्यों नहीं अब तक आपने क्यों नहीं हमें मान्यता दी, हम हमारी विक्ट्री हमारे देश को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज़ किया? मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप का ज्ञान जो नेट से आपने प्राप्त किया है, नेट से ये भी प्राप्त कर लें कि हम बहुत छोटी एंटिटी हैं। तो वो ये कहने लगे कि साहब आप मेल भेजिए अपनी गवर्नमेंट को, आप यहाँ यूएन में हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, आप हमारी फीलिंग्स को मेल करिए। तो मैंने कहा भाई हम तो ऑथोराइज भी नहीं है मेल करने के लिए, और हम किसको मेल करें? वो वहाँ से जवाब आएगा आप हैं कौन भाई, आप किसी देश को मान्यता देनी है कि नहीं देनी है, आप कौन हैं ये बताने वाले? बहुत किया, खैर थोड़ी देर में समय हम लोगों का टीका ख़त्म हुआ, अपने अपने काम में लग गए। लेकिन उसके 4-6 दिन बाद फिर वो मेरे पड़ोसी थे, इमीडिएट पड़ोसी जहाँ मैं रहता था, मिस्टर लेंडी, ये इनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और इनकी पत्नी इनकी टीचर थी, और ये खुद किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, वहाँ किसी अमेरिकन कंपनी के ऑफिस में ये काम करते थे। एक दिन शाम को घूमते टहलते मिल गए, उन्होंने कहा चलिए कॉफ़ी पीते हैं। गए हम थे, लिंडी साहब थे, हम लोग गए, कॉफ़ी पीने लगे, और जैसे ही थोड़ा सा माहौल हल्का फुल्का हुआ, उन्होंने भी छेड़ दिया कि भाई इंडिया क्यों नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। तो फिर मैंने, अब तक मैं इस तरह के जवाब के लिए तैयार हो चुका था। मैंने कहा भाई हम लोगों से मतलब नहीं। बोले नहीं आप इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, तभी आप यहाँ पीस कीपिंग के लिए आए हुए हैं, तो आप कहिए अपनी गवर्नमेंट से कि हमें क्यों नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि आप हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें हैं। और धीरे धीरे हम सभी भारतीयों ने वहाँ महसूस किया कि भारतीयों के प्रति थोड़ी सी कोसोवो के स्थानीय नागरिकों में थोड़ी सी जिसको वो कहते हैं नफ़रत, तो ज़्यादा वर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन सा होने लगा कि आखिरकार भारत हमें क्यों रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है, हमें क्यों जिसको कहते हैं मान्यता नहीं दे रहा है, हमारी इंडिपेंडेंस को क्यों मान्यता नहीं दे रहा है। फिर धीरे और आगे अगर जाएं तो हमारे जो मकान मालिक हैं वो भी बुतरिंथ जी थे, एक रिटायर्ड इंजीनियर थे। सर्बियन गवर्नमेंट जब आज़ादी से पहले जब सर्बिया की गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहाँ उसमें वो बिजली घर में कोई इंजीनियर थे, वो भी बातचीत में। तो 1 महीने में करीब करीब ये ऐसा माहौल लगने लगा कि भाई ये क्यों भारत से ही कहते हैं। फिर ऐसा लगा कि एशिया के बहुत ढेर सारे देशों ने जो यूएन के घटक हैं, उन्होंने इनको कोसोवो को मान्यता दे दी है और हमने इसको मान्यता नहीं दी है। थोड़ा हम भी कम समझ पा रहे थे। बाद में मैंने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की और बाद में पता लगा कि इसके तमाम कारण हैं कि इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। हम रशियन एलाइज़ के बहुत नज़दीक रहे हैं। रशिया हमारा हमेशा एक सहयोगी रहा है। हमारा झुकाव इंडिपेंडेंस के बाद से उनकी तरफ रहा है। तो हो सकता है ये उसी फेडरेशन का देश है यूगोस्लाविया। ऐसा हो सकता है कि उस वजह से इसको मान्यता न दी जा रही हो, ऐसा समझ में आता है। लेकिन ये डिप्लोमेट लोग जानेंगे, जिनको अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ है वो जानेंगे। लेकिन आज तक भारत ने कोसोवो के इंडिपेंडेंस को मान्यता नहीं दी। फिर ये अगले थोड़े दिनों में ये हम लोगों के मन में ऐसा आने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये कभी हम लोगों को घेरें, कभी कोई ऐसी बात हो, क्योंकि यूएन पीस कीपर्स पर हमले और यूएन पीस कीपिंग में बाहर के देशों के लोगों के मारे जाने की बहुत घटनाएं यूएन पीस कीपिंग में हुई हैं। 1948 से जब से अलग अलग देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना वहाँ पे स्थिति को संभालने के लिए गई है,
3,962 पीस कीपर्स अलग अलग देशों के मारे जा चुके हैं, जो स्थानीय किसी झगड़े में या टारगेट करके एम्बुश करके जो लोग मारे गए थे। हम लोगों को वहाँ 2 किस्से बहुत सुनाए जाते थे। एक कॉन्गो में 25 फरवरी 2005 को एम्बुश लगा के बांग्लादेश के 7 यूएन पीस कीपर्स को, यूनाइटेड नेशंस की एक बड़ा कंटिंजेंट कॉन्गो में था उस समय। इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिजोल्यूशन के बाद यूएन पीस कीपर्स वहाँ भेजे गए थे। उसमें से 7 बांग्लादेशी पीस कीपर्स मारे गए थे। एक ये बताया जाता था, और दूसरा ये बताया जाता था कि नेपाल के 5 व्यक्ति मोगादिशु सोमालिया की जो राजधानी है वहाँ पर 17 मई 94 को आपसी झगड़े में जब यूएन के लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ एम्बुश लगा के 7 नेपाली पुलिस अधिकारी जो उस कंटिंजेंट में शामिल थे उनकी हत्या हुई थी। तो ये अचानक, पहले वैसे तो बहुत शांतिप्रिय देश था, हम लोग जब से गए थे कभी किसी के मन में मनमुटाव या किसी के मन में कोई बात हम लोगों के समझ में कभी नहीं आई। छोटा देश, कम आबादी का देश, बहुत ही खूबसूरत देश, और जब वो बिल्कुल पूरा बर्फ़ से लदा हुआ था, बर्फ़ से चारों तरफ घिरा हुआ था सफ़ेद, ऐसा मनमोहक दृश्य देता था जो अकल्पनीय है। यानी अब भी कभी हम उसकी कल्पना करते हैं। हम इसके बियॉन्ड, मतलब कभी अंटार्कटिका या आर्कटिक रीजन में नहीं गए हैं कि हमें चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर का एहसास हो, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना फ़ोटोग्राफ्स में देखा है, जितना टीवी में देखा है, वो बहुत ही मनमोहक दृश्य रहता था। तो और सामान्य रूप से आदमी वहाँ का कर्टियस और ठीक था, किसी लड़ाई झगड़े की बात भी कभी नहीं हुई। इतिहास वहाँ ज़रूर बताया जाता था 5-7 साल 10 साल पहले का, जब सर्बियन आर्मी ने इनके आदमियों को मारना शुरू किया था और कई हज़ार लोग उसमें मारे गए थे, और जब अमेरिका ने इंटरफेयर किया था। लेकिन अदरवाइज़ कभी, लेकिन जब ये बार बार लोग यही पूछने लगे कि साहब भारत ने। और दूसरा जो हमारे साथ सैम रेनॉल्ड थे अमेरिकन, और जो दोनों लैंग्वेज असिस्टेंट फजलू और लुलिएता, ये जो बातचीत करते थे, ये इनकी बात से ये लगता था कि यूएन कंटिंजेंट को बहुत जल्दी यहाँ से विड्रॉ किया जाएगा। यूएन कंटिंजेंट को विड्रॉ करने के पीछे उनकी मंशा कोई उनके प्रति घृणा या नफ़रत नहीं थी। वो ये चाहते थे कि अब सब लोग जाएं, हम आज़ाद हो गए हैं, हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। प्रशासनिक काम जो अभी तक यूएन पीस कीपर्स कर रहे थे, क्योंकि जुडिशरी में भी उन्हीं लोगों को बिठाया गया था, थानों का काम भी यूएन के लोग करते थे, थाना इंचार्ज जो होता था वो भी यूएन का पीस कीपर होता था, और बिजली घर में और जो नगर निगम में वहाँ के सारे में ये लोग थे। नीचे के स्टाफ वहाँ जो थे वो स्थानीय लोग थे, कोसोवो के लोग थे। उनको काम किस तरह से किया जाएगा, कैसे उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, कैसे कैसे, क्योंकि उस समय जो यूएन का काम था वो सब कंप्यूटर बेस्ड था। यानी 2008 में पूरा का पूरा काम एक पूरे देश में तैनात यूएन पीस कीपर्स की सारी रिपोर्ट्स, सारा असेसमेंट, सारे जो इवैल्यूएशन है, सारी मीटिंग्स, वो सब उस पर होती थी, कंप्यूटर पर होती थी। कंप्यूटर्स भी सब ये यूएन की सप्लाई के ही थे। और उस समय इंडियन कंटिंजेंट के बहुत नामी गिरामी आईपीएस अफसर श्री मधु तिवारी का नाम बहुत होता था, क्योंकि इवैल्यूएशन का जो प्रोग्रामिंग थी, और जब तक यूएन मिशन वहाँ रहा तब तक उसी सॉफ्टवेयर पे या उसी जो प्रोग्रामिंग थी उसी पर इवैल्यूएशन पूरे यूएन के सभी लोगों का किया जाता था उस मिशन में। वो श्री मधु तिवारी जी ने तैयार किया था। तो सभी लोग मतलब बड़ा अच्छी दृष्टि से, बहुत इज्जत की दृष्टि से भारतीयों की तरफ देखते थे। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग भी ऐसा महसूस करने लगे कि स्थानीय लोग यूएन के प्रति इन जनरल कि वो चाहते हैं कि अब सब लोग चले जाएं,
हमारे आदमी यहाँ की सारी टॉप पोजीशन पे हों और हम अब आज़ाद हुए हैं इतने दिनों बाद, तो हम यहाँ के प्रशासन को अपने तरीके से अपने ढंग से चलाएं, इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, जैसा कि बताया गया पहले कि धीरे धीरे ये सुबुगाहट शुरू हो गई कि अब ये लास्ट कंटिंजेंट है, इसके बाद अब ये नहीं होगा, अब ये कोसोवो के स्थानीय लोग अपना प्रशासन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। लेकिन इसी बीच में एक खबर ये आई कि यूएन, ठीक है, वो यूएन पीस कीपिंग, तो वो जिसमें 30-32 राष्ट्र हैं, उनको तो विड्रॉ कर लेगा, लेकिन यूएन पूरी तरह से विड्रॉ नहीं करेगा। एक नोटिफिकेशन भी आ गया था जुलाई या अगस्त में कि यूरोपियन यूनियन रूल ऑफ लॉ मिशन इन कोसोवो, कि यूरोपियन यूनियन को हम इसे देंगे ताकि वो यूरोपियन यूनियन के बाकी जो घटक देश हैं उनकी व्यवस्थाओं की तरह कोसोवो की भी व्यवस्था कर सके, क्योंकि जो एशियन कंटिंजेंट है उसमें तमाम, अफ्रीकन कंटिंजेंट है उसमें तमाम, इनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यूएन पीस कीपिंग मिशन को अब विड्रॉ किया जाएगा और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन रूल ऑफ लॉ मिशन इन कोसोवो यानी यूलेक्स जिसको कहते थे, वो उसको हैंड ओवर करते थे। लेकिन इन दोनों में नोटिफिकेशन तो जारी हुए थे, लेकिन दोनों में कोई फाइनल आदेश जारी नहीं हुआ था। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि अब हम धीरे धीरे हमारा काम यहाँ ख़त्म हो रहा है और अब ये यूरोपियन यूनियन वाले इसको टेक ओवर करेंगे। हम मानसिक रूप से तैयार थे। हमारा जो स्वार्थ था वो इतना था कि हम साल भर के लिए आए हैं, तो कम से कम साल भर के पहले ये समाप्त न हो यूएन मिशन और हम अपना पूरा साल पूरा कर लें, हम यहाँ से वापस अपने देश चले जाएं, उसके बाद यूरोपियन यूनियन को ये ट्रांसफ़र किया जाए। खैर, ये वहाँ इस कश्मकश में, इस पशोपेश में करीब 1-1.5 महीना और बीत गया। मई का महीना आ गया। अब हमारी छुट्टी भी धीरे धीरे इकट्ठा होके 4 छुट्टियाँ अगर आप 1 महीने की मान लें तो करीब करीब 20 छुट्टियाँ हो गई थीं और ये छुट्टियाँ पर्याप्त थीं कि मैं एक बार फिर से वापस अपने वतन घर लौटकर सबसे मिल के। बीच बीच में खबर ये भी आती थी, मेरे पिताजी बुज़ुर्ग थे, वो दमा के मरीज़ हो गए थे और मेरे साथ ही रहते थे कि उनकी तबीयत बीच बीच में ख़राब हो रही है, तो मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं जाके अपने माता पिता से एक बार मिलाऊं, बच्चों से और घर वालों से मिलूं। लेकिन इस बीच में मैं अपने मित्रों से, अपने बैचमेट से और अपने जो उत्तर प्रदेश के डे टू डे की न्यूज़ है उससे मैं बराबर रूबरू होता रहा, उसके बारे में अच्छी जानकारी होती रही। लेकिन मई में फिर मैंने अप्लाई किया, बहुत से और लोगों ने अप्लाई किया जो हमारे साथ आए थे, जो महाराष्ट्रियन थे, इंद्रजीत कारले थे, अजीत वर्तक थे, इन लोगों ने भी अप्लाई किया और सोचा हम लोगों ने कि साथ साथ हम लोग यहाँ से दिल्ली तक चलेंगे, दिल्ली से वो अपना मुंबई या पुणे चले जाएंगे, मैं लखनऊ चला जाऊँगा। अप्लाई किया गया और कुछ ही दिन में हमारी छुट्टी सेंक्शन होके आ गई। फिर वही हुआ कि साहब क्या यहाँ से ले चला जाए, वहाँ से तो बहुत सी चीज़ें ले आई और कौन कौन सी चीज़ें कम हैं। अच्छा, एक बात और बता दूँ मैं कि अब हमारा रजनीगंधा ख़त्म हो गया था, क्योंकि तमाम हमारे मित्र जिनकी जानकारी में आ गया कि मेरे पास रजनीगंधा और तुलसी है और उसका सेवन करने वाले थे, जो थोड़ी कम मात्रा में ले आए तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था, तो अब मुझे बहुत से लोगों के साथ ये रजनीगंधा शेयर करना था। वैसे तो ये 3-4 महीने तक का मैं स्टॉक वहाँ से लाया था, लेकिन 2.5 महीने 3 महीने होते होते ये सब धीरे धीरे समाप्ति की ओर था। डोज़ कम कर दी थी, उसे थोड़ा कम मात्रा में लेना ताकि वो चलता रहे, और बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी कि मैं वापस जाऊं और फिर अगले 3-4 महीने के लिए अपना ये खाद्य पदार्थ ले आऊं। हम लोग वहाँ से छुट्टी के दिन के लिए 5-6 लोग भारतीय जो थे वो गए। हमें टर्किश एयरलाइंस की फ़्लाइट नहीं मिली, हमें वाया ऑस्ट्रिया दिल्ली के लिए फ़्लाइट मिली। ऑस्ट्रिया में हम लोग एयरपोर्ट पे रुके। हाँ, वहाँ एक बहुत अच्छी सी बात हुई। हम लोग वहाँ नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे और तभी मुझे वहाँ पर एक व्यक्ति एयरपोर्ट पर तेज़ी से चलता हुआ दिखाई दिया,
जिसके पीछे वो जो वहाँ पे पंडित जी लोग रखते हैं, चोटी रखते हैं, वो मोटी सी चोटी बंधी हुई थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये भारतीय होगा। मैंने पीछे से देखा था, मैं भाग के गया उनके पास और देखा उन्होंने, शक्ल सूरत से क्या वैसे भी लग गया कि वो, और उन्होंने तुरंत तपाक से कहा कि कैसे हैं भाई साहब। अरे मैंने कहा मैंने आपको यहाँ देखा, आप यहाँ कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर एयरपोर्ट इंचार्ज हैं और उनका नाम पूरा श्री M.N. चतुर्वेदी या N.M. चतुर्वेदी था। और फिर उनको मैंने लाके उनसे अपने और साथियों से, जो भारतीय साथी थे, उनसे मिलवाया और उन्होंने बताया कि बहुत पहले, आज से कोई 30 साल पहले हम लोग यहाँ किसी काम के सिलसिले में आए थे, फिर बाद में यहीं बस गए और अब भारत बहुत कम आना जाना होता है, लेकिन बहुत साफ़, शुद्ध और अच्छी हिंदी बोल रहे थे। तो मैंने कहा आपकी बातचीत से, व्यवहार से तो ये लगता है कि भी आपका संबंध भारत से छूटा नहीं है और आप आते जाते रहते होंगे। उन्होंने कहा हाँ, अब जो परिवार में कभी कभी बहुत ज़रूरी शादियां हैं या बहुत कभी ज़रूरत हुई तो साल 2 साल में एक बार मैं सपरिवार जाता हूँ। वो रहने वाले भी लखनऊ के ही थे। खैर उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तब तक हम लोगों की फ़्लाइट आ गई वहाँ और हम लोग वहाँ से दिल्ली के लिए लौटे। सामान बहुत ज़्यादा ले जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि हम पर्सनल छुट्टी पर जा रहे थे। कोई वो पहले जैसा 100 किलो और ये सब नहीं था, जो नॉर्मल 15 किलो और 8 किलो अलाउ होता है वो था। तो हम लोग हर जगह से पहले तो तमाम चॉकलेट इकट्ठा की हम लोगों ने कोसोवो में ही, भांति भांति की, कुछ जो पैकिंग से बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है चॉकलेट खाने का, लेकिन फिर भी साथियों ने बताया कि ये वाली बहुत अच्छी होती है। ये वाली मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया था कि पूरे बालकंस में बहुत ही शुद्ध, बहुत अच्छे और बहुत सस्ते मिलते हैं। और इनका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो चॉकलेट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स से ही है। आसपास के सभी देशों में ये, यूरोप में खासकर अमेरिकन्स के यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ जहाँ कोसोवो में बहुत अच्छी चॉकलेट दिखाई पड़ी, तरह तरह के पैकिंग में, बहुत डार्क पैकिंग वाली एक डार्क चॉकलेट कही जाती थी। मुझे बताया गया कि बहुत अच्छी है, बच्चे पसंद करेंगे। मैंने बच्चों से भी टेलीफोन पे कभी कभी जिक्र किया, तो उनकी जिज्ञासा भी थी कि हाँ हम ले आइए, ज़रूर खाएंगे। तो बहुत ढेर सारी चॉकलेट पहले कोसोवो से की, फिर ऑस्ट्रिया में एयरपोर्ट पे की, और वो बिल्कुल एकदम भर गया, लिमिट क्रॉस होने वाली थी, तब उसको लेके यहाँ से गए हम लोग। उस समय ले जाते समय ये भूल गए कि हम मई में दिल्ली में उतरेंगे और फिर ट्रेन से दिल्ली से मुझे लखनऊ जाना होगा। यहाँ टेम्परेचर 0 के आसपास है, 2-3 डिग्री होगा मैक्सिमम। और यहाँ चॉकलेट वो बिल्कुल अच्छे शेप में, बिल्कुल हार्ड, बढ़िया उसके रैपर्स, देखने में खूबसूरत। और वहाँ पहुँचते ही हम 35, 36, 38 डिग्री टेम्परेचर में होंगे और वहाँ इस चॉकलेट का क्या हाल होगा, ये हम लोगों के दिमाग के बाहर था, जहन के बाहर था। और हुआ भी वैसा ही। हम लोग गए, दिल्ली उतरे, दिल्ली से थोड़ी देर स्टे किया, जो शाम को लखनऊ मेल से हम लखनऊ पहुँचे। लखनऊ पहुँचते ही बच्चों ने फ़ौरन वो बैग खोला, अलग अलग पॉलीथीन में लपेटा हुआ था, और जो दुर्दशा उसमें देखी चॉकलेट्स की, कुछ तो बिल्कुल ठीक थी जैसी हम लोग ले आए थे, लेकिन कुछ बिल्कुल पिघल के उसकी ऐसी तैसी हो रखी थी। हालांकि पैकिंग उसकी अच्छी थी, पिघलने के बाद वो एक आध में शायद प्रेशर पड़ने की वजह से शायद वो इधर उधर लीक की हो, लेकिन बाकी सारे चॉकलेट्स के पैकेट के शेप ख़राब हो गए थे। खैर बच्चों ने उसको उसी तरह सलीके से लगा के और फ्रीज़र में डाला ताकि अगले दिन उसको खाया जा सके। लेकिन ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आया था कि इतनी बड़ी मात्रा में बच्चों के लिए या तमाम रिश्तेदारों के बच्चों के लिए चॉकलेट ले तो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये कितने टेम्परेचर तक ये उसको एडजस्ट कर पाएंगे। या एशियन ब्रांड्स वो अलग बनाते हैं, उतने टेम्परेचर को सहन करने वाले चॉकलेट अलग बनाते हैं। ये बाद की ट्रिप में हम लोगों को पता लगा, और बाद में जब हम जाते समय ले गए थे तो इसका पूरा ध्यान करके ले गए थे। और सेकेंड ट्रिप में हमारे कोई भी चॉकलेट इस तरह से मेल्ट नहीं हुई थी, कोई भी चॉकलेट ख़राब नहीं हुई थी। तो इतने इस 4-5 महीने के अंतराल में वहाँ से हम आए 20 दिन के लिए,
घर वालों से मिले, 4-6 दिन बाद फिर और लोगों से मिले, अपने अधिकारियों से मिले। इसी बीच में एटीएस का गठन उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था। मैंने आपको एसटीएफ के अपनी यात्रा वृत्तांत में ये बताया था कि किस तरह से आतंकवाद की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थीं और हमारा प्रदेश आतंकवाद से जूझ रहा था, और एसटीएफ ही उस समय तक देख रही थी। लेकिन इस बीच में एटीएस का भी गठन किया गया। मैं जाके अपने आईजी जोन श्री AK जैन साहब से मिला। उन्होंने, बल्कि जब मैं आया था तो उन्होंने खबर कराई कि आ जाइए। उन्होंने मुझसे कहा कि राजेश, ये एटीएस बनना है, आपके पास अभी 6 महीने आपका कोसोवो में बाकी है, आप चाहें तो उसे डिसकंटिन्यू कर लें, और ये बहुत ज़रूरी है, इस समय बहुत ही प्रायोरिटी का काम है, आप इसे कर लें। तो मैंने उनसे कहा, सर कि 6 महीने की बात है, अब मैं गया ही हूँ तो वहाँ मिशन पूरा करके आऊँ, मिशन छोड़ के आना अच्छी बात नहीं होती है। फिर कभी अगर मिशन करना हुआ तो 10 सवाल पूछे जाएंगे कि आपने ये मिशन क्यों छोड़ा। थोड़ी देर बाद वो एग्री हुए, बोले ठीक है आप वहाँ से आइए, और आप जिस दिन आएंगे आपकी पोस्टिंग एटीएस में ही की जाएगी, क्योंकि एसटीएफ में रहते हुए भी आपने लगभग 3 साल टेरर का ही काम देखा है। हालांकि वो बार बार इंसिस्ट करते रहे कि छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट से ये कम्युनिकेट करा देंगे हम लोग की बहुत ही विषम परिस्थितियों में आप ये मिशन छोड़ रहे हैं। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी मिशन को छोड़ने की, क्योंकि अभी तक हम लोग कोसोवो में थे। पुराने लोगों ने बताया था कि यूरोप का टूर, यानी 2 बार, एक बार 20 दिन की, एक बार 6-7 दिन की छुट्टी में यहाँ है, बाकी छुट्टियाँ जितनी बचेंगी उन सब में छोटे छोटे देश वहाँ घूम लेंगे। दोबारा कभी अपने पैसे से वहाँ आना और फिर घूमना ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत महंगी यात्राएं वहाँ हुआ करती थी। यूएन में हमें न पासपोर्ट की दिक्कत होगी, न हमें वीज़ा की दिक्कत होगी। वाइट पासपोर्ट पे हम वीज़ा लगवा के जा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज़ आप किसी मैसेडोनिया जाने के लिए आपको सैकड़ों तरह के सवाल करने पड़ेंगे, जवाब देने पड़ेंगे। ग्रीस जाने के लिए आपको बहुत से सवालों का जवाब देना होगा। तो हम नहीं चाहते थे कि हम ये ड्रॉप करके आएँ। हालांकि मैं लगातार संपर्क में था। एटीएस के फॉर्मेशन के लिए जो भी ज़रूरी बातें थीं मैं वो मेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपने अधिकारियों को बताया करता था। ये 20 दिन कितनी जल्दी ख़त्म हो गए ये इसका पता नहीं लगा। अपनों के बीच में समय का वैसे भी बिल्कुल पता नहीं लगता। जबकि 3-4 महीने जो 5 महीने वहाँ कटे थे कोसोवो में, लग रहे थे कि 5 साल से मैं वहाँ पर हूँ। वो समय नहीं कट रहा था, और ये यहाँ का समय कितनी जल्दी कट गया इसका मुझे पता भी नहीं लगा। आज इतना ही। कल उसके आगे और वहाँ से जो यूरोप के अन्य देशों में जाके मैंने जो कुछ भी ऑब्ज़र्व किया, देखा, उसके बारे में आपसे शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।